जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एडीओ एग्जाम 2017 एडीओ भर्ती 2017 में जो हिंदी से, जी हाँ, हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमने जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आई बटन जो आता है, यहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से प्रश्न पूछे गए, जी हाँ, हिंदी से, तो उन प्रश्नों का अध्ययन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 121वां प्रश्न शो हो चुका है। वो हम थोड़ा सा रुक गए थे इसको जमाने के लिए। तो यहाँ पर 121वें प्रश्न से हिंदी स्टार्ट होता है और 150 तक चलता है। तो टोटल 30 प्रश्न पूछे गए हैं इस एग्जाम में। ये व्यापम द्वारा ही एग्जाम लिया गया था और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ बताया गया है कि अगला प्रश्न पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसका मतलब क्या होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ। एकार्थक शब्द, तो एक शब्द के अनेक शब्द को एकार्थक शब्द कहते हैं। युग्म शब्द दिया हुआ है, प्रतिशब्द दिया हुआ है, उपरोक्त सभी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो आप देखेंगे पर्यायवाची कहने का मतलब क्या होता है, समानार्थी वाचक शब्द, एक तरह समान नाम। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कहें तो कमल, कमल को अरविंद भी कहते हैं। तो इसी तरह से तो ये क्या होता है, प्रति शब्द होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। यहाँ 122वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। जी हाँ, हरकत, हरकत हम क्या कहते हैं, हरकत मतलब गति करना, एक तरह से गति करना हरकत होता है। जैसे अभी मैं क्या हरकत कर रहा हूं, तो अभी मैं आपके लिए ये प्रश्न बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं और यहाँ पर मैं कुछ कुछ लिख भी रहा हूं, तो ये मेरा हरकत है। तो हरकत का अनेकार्थी शब्द होता है गति। इसके अलावा चेष्टा, हरकत का मतलब होता है गति और चेष्टा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ शो हो चुका है। ये है 123वां प्रश्न और ये प्रश्न क्या है, तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, उपसर्ग अर्थात कहाँ लगा होगा, आगे। जी हाँ, उपसर्ग आगे में लगा होता है, यहाँ पर आगे में लगा होता है और प्र से प्रत्यय, प से पीछे। आप याद रख सकते हैं उपसर्ग अ से आगे, उ मतलब आगे और प्रत्यय मतलब प मतलब पीछे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो खुशबू में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, खुश और बू। आप अगर दोनों शब्द को तोड़ते हैं दो भाग में, जी हाँ, जब भी उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है तो दोनों शब्द को आप तोड़ते हैं तो दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। खुश मतलब अच्छा रहना, बू मतलब जो खराब ये सुगंध होता है वो है, कैसे भी रहे, अच्छा रहे या बुरा रहे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुश उपसर्ग है और बू इसमें का प्रत्यय है। अगर इसमें प्रत्यय पूछ लेता तो हम बू बस को लगाते। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 124वां प्रश्न। ये प्रश्न क्या है, तो प्रत्येक शब्द कितने शब्दों से बना है। जी हाँ, ये क्या पूछा हुआ है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना हुआ है। तो इसे आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है तो आप सीधे जान जाएंगे इसका आंसर क्या आएगा। प्रत्यय, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे में लगता है, हमने ऊपर ही आपको बताया। उपसर्ग किसी शब्द के आगे में लगता है
और प्रत्यय पीछे में लगता है। तो अगर आप प्रत्यय लिखते हैं, देख सकते हैं प्रति, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा, प्रतिधन अय इसका संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, प्रतिधन अय इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक और दो, तो दो इसका सही आंसर है। अगर प्रतिधन अय बोलता तो अक्षर बोलता, तो ये 4 अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर। क्योंकि इसमें शब्द पूछा हुआ है इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं आगामी एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये है साल दर साल किस समास का उदाहरण है। जी हाँ, साल दर साल किस साल का उदाहरण है, तो ये है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे कि तत्पर, टाइम टू टाइम, समय टू समय, ऐसा जो रहता है तो ये साल दर साल है, तो इसका करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। जो रिपीटेड शब्द होते हैं 2 बार आता है, तो उसमें जैसे कि आज तक, अभी तक, कल तक, परसों तक, ऐसा जो रहता है ये वाला शब्द वो साल भर इसमें आ जाता है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर हम कर्मधारय में कहेंगे तो कर्मधारय में क्या आता है, कलर आता है। जी हाँ, कर्मधारय में कलर आता है। इसके अलावा द्वंद्व, जो द्वंद्व समास है तो इसमें द्वंद्व रहता है, जैसे पैसा कौड़ी, रुपया पैसा, माता पिता, ये सब आता है द्वंद्व में। और तत्पुरुष तो आप जानते ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। यहाँ द्वंद्व समास के आ चुका है। क्योंकि प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, 30 प्रश्न, इसलिए इसमें बहुत अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं। और जो ज्येष्ठ सम परीक्षक का एग्जाम होता है उसमें तो 100 प्रश्न रहते हैं हिंदी का ही, तो उसमें तो और अंदर से पूछे जाते हैं। और व्यापम के हर एग्जाम में 10 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं हिंदी से, चाहे वो कोई भी एग्जाम ले रहा हो, तो 10 प्रश्न अनिवार्य ही रहता है। तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी व्यापम एग्जाम के लिए। 126वां प्रश्न है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आ चुका है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। जी हाँ, क्या प्रश्न है, यहां लिखा हुआ है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता के लिए एक शब्द क्या है। अनेकार्थी शब्द से यह प्रश्न पूछा गया है, और जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो वह है अनिवार्य। जी हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अनिवारण हम आंसर इसका लगाते हैं, लेकिन अनिवार्य इसका सही आंसर है। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसे अनिवारण कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। कई सारे प्रश्न व्यापम द्वारा भी गलत लिए जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। व्यापम द्वारा गलत आंसर नहीं लिया जाना चाहिए। अगला आ चुका है 128वां प्रश्न, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। जी हाँ, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो बी ऑप्शन है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कई बार प्रकार ही पूछ लिया जाता है, हो सकता है इसी एग्जाम में पूछा जाए या असम परीक्षा के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। और इनमें से कौन कौन संख्या के प्रकार नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सारे टॉपिकों को आप पूरा क्लियर रखें। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो माँ ने जो बच्चों को बुलाया, तो को इसमें लगा हुआ है। ने अगर ने कहता तो यहाँ कर्म कारक है। जी हाँ, माँ ने बच्चे को बुलाया, तो यहाँ पर कारक लगा हुआ है को, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ ने में कर्ता आता है, को में कर्ता कर्म आता है, और से में करण और से में अपदान आता है। तो यहाँ तो ये ऑप्शन आता ही नहीं है। ने आ रहा था तो जम नहीं रहा था शब्द, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है कर्म कारक इसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसमें बुला रहा है। माँ ने बच्चे को बुलाया, कर्म लग रहा है, तो ये इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 130वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक का कहने का अर्थ रहता है आप और अपनापन का यूज जिसमें होना चाहिए। तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो क्या क्या आता है वो देखेंगे।
आप लगा होना चाहिए। निजवाचक जो सर्वनाम है उसका सूचक ही है आप शब्द, आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा शब्द सूचक है? तो आप शब्द सूचक है। और आप किसमें लगा है तो ऐसे ही आप जान सकते हैं, हमने आपको क्लियर कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पहला दिया हुआ है अपनों से क्या छिपाना, इसमें से लगा हुआ है। भगवान मुझे अपना ले, इसमें ले है। मैं आप ही चला आया, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आप लगा हुआ है। अपनेपन का जो भाव होना चाहिए वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये है जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपने बताया कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हमने ही बताया। अगर केवल विशेषण कितने प्रकार के पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा? जी हाँ, इसको भी आपको 3 ही लगाना है। केवल विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ जो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये होता है निश्चित संख्या, जी हाँ, एक होता है निश्चित संख्या, दूसरा होता है अनिश्चित संख्या, जी हाँ, दूसरा होता है अनिश्चित संख्या, और तीसरा होता है परिणामवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो 3 प्रकार के हमने बता दिया। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताया? 3 प्रकार के। अगर कभी नाम पूछ ले तो नाम भी हम यहाँ आपको बता देते हैं। पहला जो होता है वो सार्वजनिक, जी हाँ, सार्वजनिक होता है पहला विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक, जी हाँ, दूसरा होता है गुणवाचक। तो और तीसरा कौन सा होता है? तो संख्यावाचक। हमने तीनों को आपको बता दिया। और संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं। तो व्यापक में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सहायक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। तो ये है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नाम बोधक क्रिया का उदाहरण होता है दुखी होना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 133वां प्रश्न यह है जीवन में वाक्य का क्या महत्व है? कोई भी वाक्य है तो उसका जीवन में क्या महत्व है? तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जीवन में वाक्य का बहुत ज्यादा महत्व है। जी हाँ, अपने जो भी भाव है, अगर कोई शब्द रहेगा नहीं तो हम अपने भाव को कैसे प्रकट करेंगे? अभिव्यक्ति है, हम कैसे भाव को प्रकट करेंगे? जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जो भी वाक्य बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बोलता हूँ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये जो वाक्य रहता ही नहीं तो हम इसे आपको कैसे बताते और कैसे हम अपने भाव को व्यक्त करते कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी को भाव को समझने के लिए वाक्य है और जीवन का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर ले, जो भी आप ये रहता है उसको, तो आपको थोड़े से समझने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये बड़ा हो रहा है इसलिए यहाँ हमने इसको छोटा कर दिया। 134वां प्रश्न आपको देखना होगा, दोनों तरफ प्रश्न छपता है हिंदी में। तो यहाँ ये प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? जी हाँ, तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जी हाँ, ये जो डी ऑप्शन दिया हुआ है 8, ये सही है। अगर हम 8 को क्रम से करेंगे, ये तो हो गया अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। जी हाँ, कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर कभी पूछ ले रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ से कितने हुआ? अर्थ से 8 हुआ। अगर कभी पूछ ले रचना, जी हाँ, रचना से कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। दोनों को आपको याद रखना होगा। वाक्य का अर्थ की दृष्टि से कितना होते हैं? 8। अ से अर्थ, अ से 8, और रचना 3 लिखा हुआ है। आपको दोनों से याद रखना, रख सकते हैं इस तरह से। अर्थ का मतलब हो गया 8 और रचना का मतलब हो गया 3 शब्द है रचना में, तो 3 अक्षर है, तो 3 प्रकार के भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप याद रखेंगे, वरना आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे अगर बार बार रिविजन नहीं करते हैं। तो जोड़कर आप याद रख सकते हैं। अर्थ अ से 8 और रचना 3 शब्द है, तो ये 3 होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? जी हाँ,
इस वाक्य में जब पानी बरसता है ये क्या है, तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपको ध्यान में रखना होगा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको जरूर याद रखना होगा कि कैसे कैसे प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं। वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या होता है? जी हाँ, जो भी वाक्य रहता है उसमें पद कैसे कैसे क्रम में रहेंगे उसका साधारण जो नियम होता है वो क्या होता है, पहले कर्ता आता है फिर क्रिया, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया आता है। तो उसको आपको याद रखना होगा, पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है फिर क्रिया आता है। यह वाक्य में पद को व्यवस्थित करने का सही क्रम है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर हो चुका है 137वां प्रश्न 100। तो ये क्या प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? जी हाँ, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वह कौन सा मनुष्य है जिसमें महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि इसमें कामा लगा हुआ है, क्योंकि हम कामा से लगाते हैं या और होना चाहिए या तथा होना चाहिए, इस तरह से या एवं होना चाहिए, तो किसी में नहीं लगाए। सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। और महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, ये भी सरल वाक्य है, लेकिन यहाँ कामा लगा हुआ है तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि 2 शब्दों में कहा जा रहा है। सॉरी, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें और या तथा लगा रहता है, जो दो शब्द बना हुआ यहाँ से एक कट जाता है, देखेंगे तो वह कौन सा मनुष्य है, वह कौन सा मनुष्य है, एक अलग बन जाता है जिसने महाप्रतापी राजा का नाम ना सुना हो, तो ये 2 वाक्य बन जाते हैं, तो ये मिश्रित वाक्य हो गई। तो ऐसे ही प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है? जी हाँ, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत खुशी होना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है? तो बहुत खुशी होना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो लाइक करें। अगला प्रश्न आ चुका है 140वां प्रश्न, जीर्ण ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ कहावत का सही अर्थ क्या होता है? जीर्ण ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये क्या प्रश्न है? तो 141वां प्रश्न, आगे नाथ ना पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है, आगे नाथ ना पीछे पगहा कहावत का क्या अर्थ है, सही अर्थ? तो यह है सी ऑप्शन, किसी तरह का कोई जिम्मेदारी ना होना, अर्थात किसी व्यक्ति के पास मान लो कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो आगे नाथ ना पीछे पगहा, न जिम्मेदार है ही नहीं जिम्मेदारी लेने के लिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द क्या होता है? अर्थात मान लो वास्तविक मूल्य कितना भी रहे, हम बुक लेते हैं तो एक प्रिंट रेट रहता है, तो इसमें जो छूट देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शुल्क, डिस्काउंट कर देते हैं, छूट कर देते हैं। लेकिन वो ज्यादा ले उससे तो क्या कहते हैं? अति शुल्क, अधिशुल्क। जी हाँ, आपको याद रखना होगा, अधिशुल्क कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अभी तक अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और सारे प्रश्न का जान सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके के प्रश्न भी इसमें पूछे गए हैं और गणित से तो नहीं रहते क्योंकि ये डीओ का है, तो पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका से प्रश्न पूछे गए हैं। सारे प्रश्न आपका इस तरह से क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 143वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल स्वरों के समूह को चिन्हांकित कीजिए। जी हाँ, जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने हैं? तो 3 हैं। अगर टोटल स्वर की बात करेंगे तो 11 है और 2 अर्ध स्वर करके 13 हो जाता है। तो जो भी पूछे, अगर मूल स्वर पूछेंगे तो 11 है और जो अर्ध स्वर है यह और वह, तो दोनों को मिलाकर कुल 13 स्वर हो जाते हैं। लेकिन मूल स्वर कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि स्वर को और बांट दिया गया है 3 भाग में, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। तो जो भी जैसे भी प्रश्न पूछे आप आंसर लगा सकते हैं, अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में।
अगला प्रश्न 140वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। एक प्रश्न क्या है तो वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। जी हाँ, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है तो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, व्यापम द्वारा इसे 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अगर आप हमारे सारे वीडियो का अध्ययन करते होंगे डेली तो आप जानते होंगे ये प्रश्न रिपीट हो चुका है कि वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है वर्तनी का संबंध। 145वां प्रश्न यह स्क्रीन पर आ चुका है। यह है दही शब्द का लिंग है। जी हाँ, दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग ये हमें बताना है या उभयलिंगी है। तो ये है पुल्लिंग। दही क्या है तो पुल्लिंग है, आपको याद रखना होगा। दही कौन सा शब्द है तो ही की मात्रा है, तो आपको स्त्रीलिंग नहीं लगाना है, आपको पुल्लिंग लगाना होगा दही में। यहाँ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। यह प्रश्न है प्राण और अक्षत इन दोनों शब्द को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे। एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है। तो यह है एक वचन, आपको याद रखना होगा प्राण अक्षत हस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह है निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है। जी हाँ, निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है तो डी ऑप्शन है निधन सिद्ध इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, निधन सिद्ध इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद यहाँ आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न क्या है तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है तो 3। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो ये पूछा हुआ है 149वां, इसे डिलीट कर दिया गया है कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितना है। तो कई में 20 दिया हुआ था, कई में 19, तो कई में 12, तो ये डाउट था, इसलिए इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। अगला आ चुका है 150वां प्रश्न, कालीन किस भाषा का शब्द है तो यह है तुर्की। जी हाँ, तुर्की भाषा का शब्द है कालीन। हमने 30 प्रश्न जो हिंदी का पूछा हुआ तो उसका अध्ययन कर लिया है। नीचे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा जहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो पर।